हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एवरी स्टडी क्लासेस। सो गाइस, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। यूजीसी नेट जून 2025 में जो भी क्वेश्चंस एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चंस को हम आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये डिस्कशन ऑन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पीवाईक्यूज। एवरी स्टडी क्लासेस के वेरियस कोर्सेज अवेलेबल हैं आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। आप इन कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो ऑन एवरी स्टडी क्लासेस वेबसाइट एज वेल एज ऑन ऐप। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट इज नॉट प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। तो देखो, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप को इंडिया में प्रमोट करते हैं। हमें यहाँ पर बताना है, हमारे पास चार ऑप्शंस दिए हुए हैं कि कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो एंटरप्रेन्योरशिप को इंडिया में प्रमोट नहीं कर रहा है। सो नॉट वाला ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए, कहा गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट। देन वी हैव एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। देन वी हैव इंस्टीट्यूट फॉर डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। एंड देन वी हैव नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पर अगर हम देखें, सो 1, 2 एंड 4 ये तीनों ही इंस्टीट्यूशंस एंटरप्रेन्योरशिप को इंडिया में प्रमोट करते हैं। लेकिन इंस्टीट्यूट फॉर डिजाइन इलेक्ट्रिकल एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स ये एक टेस्टिंग सेंटर है, बेसिकली एक प्रमोशन सेंटर है, ना कि एग्जैक्टली एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट डायरेक्टली फाइनेंसिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो हमें यहाँ पर बताना है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो डायरेक्टली फाइनेंस नहीं करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, दिया गया है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सिडबी। देन वी हैव वर्ल्ड बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आईडीबीआई, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनएसआईसी। तो अगर हम बात करें कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डायरेक्टली फंडिंग कौन प्रोवाइड करता है, तो देखिए सिडबी डायरेक्टली फंडिंग प्रोवाइड करता है, राइट। इसके अलावा अगर हम देखें, सो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि एनएसआईसी, ये भी जो है वो फंडिंग प्रोवाइड करने का काम जो है वो करता है। डायरेक्टली कौन नहीं कर रहा है, सो डायरेक्टली कौन नहीं करता है, बी सी एंड डी ओनली, यानी कि वर्ल्ड बैंक डायरेक्टली फंडिंग नहीं करता है। ऑल्दो वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड सम फंड्स, बट वर्ल्ड बैंक जो है वो गवर्नमेंट को फंडिंग करेगा या किसी ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग करेगा, डायरेक्टली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को फंड नहीं करेगा। आईडीबीआई सेम, राइट। इसके अलावा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अगेन गवर्नमेंट को फंडिंग करता है, ना कि डायरेक्टली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। तो इसलिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वी सी एंड डी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द स्टेप्स ऑफ क्रिएटिव प्रोसेस फॉर एन आइडिया। तो जब भी हम एक बिजनेस प्लान बनाते हैं या फिर एक स्टार्टअप के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले हमें एक आइडिया कंसीव करना होता है। तो जब भी हम आइडिया को डेवलप कर रहे होते हैं या फिर हमें एक आइडिया आता है, तो उसकी एक क्रिएटिव प्रोसेस होती है उस आइडिया के डेवलप होने की। तो हमें यहाँ पर उसी प्रोसेस को सीक्वेंस में बेसिकली लगाना है। सो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, जर्मिनेशन, वेरिफिकेशन एंड इल्यूमिनेशन। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है जर्मिनेशन। जर्मिनेशन का मतलब होता है कि सबसे पहले हमें एक आइडिया को कंसीव करना है, राइट। जो इंसेप्शन ऑफ आइडिया होता है दैट इज बेसिकली जर्मिनेशन। सेकंड स्टेप आएगा हमारा प्रिपरेशन, सी के बाद आ जाएगा ए। प्रिपरेशन से यहाँ पर मतलब है, जब भी एक आइडिया हमारे माइंड में आया है तो उसके बाद उस आइडिया से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसे हम गैदर करते हैं। तो ये जो हमारी प्रोसेस है इन्फॉर्मेशन को गैदर करने की, उस आइडिया के बारे में और सोचने की, उसको डेवलप करने की, उसको टेस्ट करने की, दैट इज कॉल्ड द प्रिपरेशन। प्रिपरेशन के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है विच इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन का मतलब है बेसिकली एट द सबकॉन्शियस लेवल हमारा जो आइडिया है वो और ज़्यादा पक्का होने लगता है। हम इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट में जाके सर्च करते हैं और ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स को हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हमारा आइडिया हमें और बेहतर लगे, यानी कि सबकॉन्शियस लेवल के ऊपर अब हम उस आइडिया को पक्का कर रहे हैं। इसके बाद आएगा हमारा इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन वो पॉइंट होता है जहां पर आपको एक इस तरह से ना माइंड में हिट करता है कि नाउ दिस इज द आइडिया दैट आई हैव टू वर्क अपॉन, राइट। यही वो आइडिया है जिसके ऊपर अब हमें काम करना, दैट इज द इल्यूमिनेशन। एंड लास्ट स्टेप इज वेरिफिकेशन। आप उसको वेरीफाई करोगे थ्रू वेरियस इन्फॉर्मेशन, आप एक्सपर्ट से भी मिल सकते हैं, एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर से भी मिल सकते हैं। तो आप उसको वेरीफाई करेंगे कि हमारा आइडिया सही है या नहीं है। सो दिस इज द स्टेप ऑफ क्रिएटिव प्रोसेस फॉर एन आइडिया। राइट सीक्वेंस हमारी यहाँ पर हो जाएगी CABED, जो यहाँ पर देखिए दी गई है ऑप्शन नंबर 2 में। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का हमें यहाँ पर एग्जांपल बताना है। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप हमारी एंटरप्रेन्योरशिप का एक ऐसा फॉर्म है जहां पर प्रॉफिट कमाने के साथ साथ हम सोशल वेलफेयर के ऊपर भी ध्यान देते हैं। तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का कौन सा एग्जांपल्स है हमारे पास? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, पीएफएल, सुलभ इंटरनेशनल, Hyundai या फिर एचयूएल। बहुत इजी ये क्वेश्चन है। राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 2 विच इज सुलभ इंटरनेशनल। सुलभ इंटरनेशनल जो कि सैनिटेशन के एरिया में जो है वो काम कर रही है, एंड दिस पर्टिकुलर कंपनी इज रिलेटेड टू द सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। सो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ स्टार्टअप फर्म्स। तो यहाँ पर टाइप ऑफ स्टार्टअप फर्म्स से क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। हमें बताना है कि कौन सा स्टार्टअप फर्म्स का टाइप नहीं है। चार ऑप्शंस हमारे पास है यहाँ पर, सैलरी सब्सटीट्यूट फर्म्स, लाइफस्टाइल फर्म्स, एंटरप्रेन्योरियल फर्म्स एंड ऑर्डिनेंस फर्म्स। देखिए सैलरी सब्सटीट्यूट फर्म्स वो होती हैं जहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन जो है इस तरह के स्टार्टअप में आता है कि उसकी जो सैलरी है वो सब्सटीट्यूट हो जाए, यानी कि उसको कहीं पर काम करके सैलरी लेने की बजाय वो ऐसा कुछ काम करेगा कि उसकी सैलरी जितना कहीं से बिजनेस उसको हो जाए। बहुत सारे इनोवेशन के ऊपर फोकस हमारे यहाँ पर नहीं होता है। सिमिलरली अगर हम देखें लाइफस्टाइल फर्म्स, ऐसे बिजनेस एंटरप्राइजेस, ऐसे स्टार्टअप फर्म्स जो फोकस करते हैं लाइफस्टाइल को इंप्रूव करने के ऊपर। इसके अलावा एंटरप्रेन्योरियल फर्म जो टिपिकली एंटरप्रेन्योरियल फर्म्स होती हैं जिसमें इनोवेशन जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो सैलरी सब्सटीट्यूट फर्म्स, लाइफस्टाइल फर्म्स एंड एंटरप्रेन्योरियल फर्म्स, ये तीनों ही हमारे स्टार्टअप फर्म्स का एग्जांपल है। ऑर्डिनेंस फर्म्स हमारे स्टार्टअप फर्म का एग्जांपल नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं तो मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। हमें यहाँ पर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के नेम दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनके एंटरप्राइज दिए हुए हैं कि वो किन एंटरप्राइजेस से एसोसिएटेड हैं। राइट, तो यहाँ पर इसको मैच करके बेसिकली हमें बताना है कि राइट आंसर जो है वो क्या होगा। ठीक है, सो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो रीचा कर, तो देखिए रीचा कर शी इज एसोसिएटेड विद द जिवामे। राइट, किरण मजुमदार शॉ वेरी फेमस, इनका ये बायोकॉन लिमिटेड से एसोसिएटेड है। राइट, देन कल्पना सरोज की अगर हम बात करें दे आर रिलेटेड विद द कमानी ट्यूब्स, एंड फाल्गुनी नायर शी इज रिलेटेड विद द दिस इज एसोसिएटेड विद द नाइका। राइट, सो हमारी राइट सीक्वेंस यहाँ पर बेसिकली होगी ए के साथ 1, बी के साथ 3, सी के साथ 2 एंड डी के साथ 4। सो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर नर्चरिंग इंट्राप्रन्योर्स। तो यहाँ पर इंट्राप्रन्योर्स को नर्चर अगर हमें करना है तो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो एसेंशियल नहीं है। इंट्राप्रन्योर्स कौन से होते हैं? जो एग्जिस्टिंग फर्म में रहकर ही नए आइडियाज पे काम करते हैं और एक नए बिजनेस आइडिया को लेकर के आते हैं, उनको हम इंट्राप्रन्योर्स बोलते हैं। राइट, सो इंट्राप्रन्योर्स के लिए कौन सा जो ऐसा फैक्टर है वो एसेंशियल नहीं है इफ वी वांट टू नर्चर द इंट्राप्रन्योर्स। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारे पास है बिल्डिंग कल्चर एंड क्लाइमेट, सेकंड है बिल्डिंग कॉम्पिटेंस, थर्ड इज बिल्डिंग रिलेशनशिप एंड फोर्थ इज लर्निंग साइन लैंग्वेज। तो देखिए अगर हमें इंटरप्रेन्योर्स को डेवलप करना है इन एन ऑर्गेनाइजेशन तो उसके लिए हमें एक अच्छा कल्चर बिल्ड करना होगा, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट उसके लिए चाहिए। राइट, कॉम्पिटेंस हमें बिल्ड करना होगा हमारे इंप्लॉयज के अंदर, ओवरऑल बेटर रिलेशनशिप्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें फोर्थ में यहाँ पर दिया गया है लर्निंग साइन लैंग्वेज, तो साइन लैंग्वेज को लर्न करना इंट्राप्रेन्योर्स के लिए कोई इसेंशियल फैक्टर जो है वो नहीं है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स आर बेस्ड ऑन पर्सनैलिटी ट्रेट्स। सो पर्सनैलिटी ट्रेट्स के हिसाब से टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स कौन से होंगे ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर कुछ टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स दिए हुए हैं। हमें यहाँ पर बताना है कि वो कौन से टाइप एंटरप्रेन्योर्स होंगे, कौन से टाइप्स हैं एंटरप्रेन्योर्स के जिन्हें हम क्लासीफाई कर सकते हैं या कैटेगराइज कर सकते हैं बेस्ड ऑन सम पर्सनैलिटी ट्रेट्स। तो यहाँ पर ऑप्शंस जो हमारे पास मेंशन है वो है फ्रेंचाइजेस, द रियल मैनेजर, द अचीवर, इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर, ओनर कम मैनेजर। तो अगर इन ऑप्शंस को अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर पर्सनैलिटी ट्रेट्स कौन से देखने को मिलेंगे। एक है हमारा द रियल मैनेजर, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो अच्छे से मैनेजमेंट कर रहा है, अपनी टीम को अच्छे से लीड कर रहा है, तो द रियल मैनेजर। तो यहाँ पर मैनेजर रिलेटेड पर्सनैलिटी ट्रेट्स की हम बात कर रहे हैं, लीडरशिप रिलेटेड ट्रेट्स की बात कर रहे हैं, तो रियल मैनेजर आ जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें द अचीवर, एक ऐसा पर्सन जो लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता है, तो ये भी हमारा एक पर्सनैलिटी ट्रेट हो जाएगा। फ्रेंचाइजीज, इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर एंड ओनर कम मैनेजर, ये हमारे जो है वो एंटरप्रेन्योर के टाइप्स नहीं होंगे बेस्ड ऑन द पर्सनैलिटी ट्रेट्स, इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विच इज बी एंड सी ओनली।
Next question is, which of the following is not the characteristic of strategic decisions that deals with the long run future of an entire organization? तो हमें बेसिकली यहाँ पर बताना है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें से नहीं है विच इज रिलेटेड विद स्ट्रेटेजिक डिसीजन, यानी कि स्ट्रेटेजिक डिसीजन जिन्हें हमें लेते हैं, जिन्हें हमें लेना होता है फॉर द लॉन्ग रन फ्यूचर ऑफ एन एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर स्ट्रेटेजिक डिसीजन का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा नहीं है? ऑप्शन में हमें दिया गया है इनवेरिएबिलिटी, कॉन्सिक्वेंशियल, रेयर या फिर डायरेक्टिव। सो यहाँ पर देखिए डायरेक्टिव होते हैं, ऑब्वियसली होते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेते हैं वहां पर एक डायरेक्शन होती है मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजर्स को कि किस तरह से उन्हें काम करना है। रेयर होते हैं स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, ये ऐसे डिसीजंस नहीं है जिन्हें हम डेली लें, राइट, कभी कभी हमें लेने होते हैं, तो रेयर होते हैं। कॉन्सिक्वेंशियल होते हैं, यानी कि काफी बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलता है स्ट्रेटेजिक डिसीजंस का ऑर्गेनाइजेशन में, अगर हम एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि बड़ा डिसीजन हमारा होता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होता है, ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर को इंपैक्ट करता है, तो कॉन्सिक्वेंशियल होता है ऑब्वियसली। इन वेरिएबिलिटी नहीं होती है स्ट्रेटेजिक डिसीजंस में, बल्कि वेरिएबिलिटी बेसिक हमें देखने को मिले। तो इन वेरिएबिलिटी जो है वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन का कैरेक्टरिस्टिक्स, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो नहीं है। बेस्ड ऑन बिजनेस एनवायरनमेंट हमें कई बार चेंज होना पड़ता है। सो इन वेरिएबिलिटी इज नॉट अ मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। Next question is, arrange the following 5 steps of resource-based approach to strategic analysis proposed by Grant. So देखिए यहाँ पर हमारी एक अप्रोच होती है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में, which is called resource based approach, जिसमें जो हमारे इंटरनल रिसोर्सेज हैं उनको हार्नेस करते हुए हमें competitive advantage गेन करना होता है। तो यहाँ पर ग्रांट ने कुछ स्टेप्स दिए हैं रिसोर्स बेस्ड अप्रोच के, उन्हें हमें यहाँ पर सीक्वेंस में लगाना है। तो जब भी हम रिसोर्स बेस्ड व्यू अप्रोच की बात करें तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उन्हें हम आइडेंटिफाई करें, क्लासीफाई करें इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है, क्लासीफाई करना है फर्म्स के रिसोर्सेज को, और देखना है कि उनकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या हैं। तो सबसे पहले हमारा स्टेप आ जाएगा ई। जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया है अपने रिसोर्सेज को, देन वी हैव टू कंबाइन द फर्म स्ट्रेंथ्स इनटू स्पेसिफिक कैपेबिलिटी। जो फर्म की स्ट्रेंथ्स हैं, जो हमने स्ट्रेंथ्स फाइंड आउट करी हैं, उनको हम यहाँ पर कंबाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक कैपेबिलिटीज, जो हमारी स्पेसिफिक कैपेबिलिटीज होंगी। तो देन वी हैव डी। देन अप्रेज द प्रॉफिट पोटेंशियल इन दीज कैपेबिलिटीज इन टर्म्स ऑफ देयर पोटेंशियल फॉर सस्टेनेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज। जो भी हमारी स्पेसिफिक कैपेबिलिटीज हैं जिनको हमने नोटिफाई किया है, राइट, हम वहां पर देखेंगे उन्हें प्रॉफिट पोटेंशियल कितना है इन टर्म्स ऑफ द पोटेंशियल ऑफ अवर कैपेबिलिटीज, सो दैट वी कैन गेट सस्टेनेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज। तो हमारा सी ऑप्शन आएगा। उसके बाद वी हैव टू सेलेक्ट द स्ट्रेटजी दैट बेस्ट एक्सप्लॉइट्स द फर्म्स कैपेबिलिटीज रिलेटेड टू एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज। जो भी कैपेबिलिटीज हमारे पास हैं, हमारे पास कुछ एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज होंगी बिजनेस एनवायरनमेंट में, तो कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजीज हैं जिनकी हेल्प से हम उन्हें एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, उन्हें हमें यहाँ पर लेकर के आना है, उन्हें सेलेक्ट करना है। और लास्ट स्टेप होगा, जो भी हमारे रिसोर्स गैप्स होंगे हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे और अब इन्वेस्ट करेंगे इन अपग्रेडिंग द बिजनेसेस, कि जो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं उनको और बेहतर हम यहाँ पर करते जाएंगे, गैप्स को आइडेंटिफाई करेंगे, और जो वीकनेसेस होंगी उनको अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट करी जाएगी। तो लास्ट स्टेप आएगा ई ए। तो हमारी यहाँ पर राइट सीक्वेंस होगी ई डी सी बी ए, जो दी है ऑप्शन नंबर 4 में। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। Next question is, which of the following are risks associated with the generic competitive strategies suggested by Porter? So Porter ने generic strategies दी हैं, हमें बताना है कि कौन से risk associated है with the generic competitive strategy जिनको माइकल पोर्टर ने दिया है। तो 5 ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर दिए गए हैं, और सबसे पहले बताया गया है रिस्क ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, then we have risk of cost leadership, then risk of strategic roll up, then we have risk of differentiation and then risk of focus। तो जो हमारी यहाँ पर जेनरिक स्ट्रेटेजीज उनको रिस्क के टर्म में यहाँ पर डिफाइन जो है वो करा गया है। तो वो कौन कौन सी है? रिस्क ऑफ कॉस्ट लीडरशिप है, रिस्क ऑफ डिफरेंशिएशन है एंड रिस्क ऑफ फोकस है। तुम्हारा राइट आंसर यहाँ पर बेसिकली बन जाएगा बी डी एंड ई ओनली। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, आपकी अच्छी प्रैक्टिस यहाँ से हुई होगी और कुछ कंसेप्ट्स भी आपके क्लियर हुए होंगे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।